मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल क्रिएचर यूट्यूबर विनीत पे। और आज हम आप लोगों के सामने कोई डिस्कशन करेंगे कुछ मुद्दे पे, जो भारत के इंटरनल इश्यूज़ पे हम करंट सिचुएशंस पे बात करते हैं। और फाइनली हम आज न सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ग्रो और उनके डिक्लाइन की भी बात हम करेंगे कि किस तरीके से उनका ग्रोइंग हुआ था और किस तरह से वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। और ये भी मैं बात करूँगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का ग्रोइंग हो रहा है। और चौथी बात हम करेंगे इंटरनेशनल मुद्दे पे, कुछ इस तरीके से जो घटित घटनाएं हो रही हैं इंटरनेशनल स्तर पे, उस पर भी बात किया जाएगा। और पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं भारत के अंदर जो बढ़ रही पॉपुलेशन और डेमोग्राफी है, उस पर बात करेंगे। छठवां जो पॉइंट है, भारत के अंदर हर साल होने वाले एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक जस्ट फ्लड, लाइक कह सकते हैं कि बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। और सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में हो रही रेल दुर्घटनाओं पे। सो बारी बारी से इन सब सारी मुद्दों पे हम ध्यान देंगे और एक एक चीज़ पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट। और आप सबको प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, और सनातनी भाइयों को खास तौर से। पहली चीज़ ये है कि बात अगर हम शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल में इस समय तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ मैं बहुत गौर से इस पे बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो अगर सही मामले में डिक्टेटरशिप की परिभाषा देखा जाए, तो आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं। क्या मतलब वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र है? क्या वेस्ट बंगाल में जितनी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ क्या कोई अच्छा काम हो रहा है? लड़कियां सेफ है? क्या वेस्ट बंगाल में हो रहे अत्याचार पे हमें बोलना और लिखना नहीं चाहिए? क्या अगर बार बार हाई कोर्ट ऑब्जेक्शन कर रही है, तो क्या हाई कोर्ट भी पॉलिटिकल व्यू से बात कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल व्यू से बात कर रही है? आप हर किसी को दोष नहीं दे सकते। और जिस तरीके से एक स्टेट की सीएम, चीफ मिनिस्टर, एक सेंट्रल को इस तरीके से चुनौती दे रही है, जैसे कि सेंट्रल में सेंट्रल में चीफ मिनिस्टर मोदी हैं, सॉरी, सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और स्टेट में चीफ मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। यार, सोचने वाली बात है। ये औरत किस तरीके से वार्निंग दे रही है कि अगर कुछ भी हुआ तो बंगाल जलेगा, असम जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, दिल्ली जलेगा। मतलब इवन तुम डायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम सीधे सीधे भारत के सेंट्रल डिपार्टमेंट को तुम चुनौती दे रही हो। और मैं अभी पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से, मोदी जी, आपकी विल पावर इतनी, मतलब जब आप गुजरात के सीएम थे और जिस तरीके से आपने कार्यभार संभाला, तो जिस तरीके से वहाँ सीएम पद पे रहते, क्या जबरदस्त आपका काम था। क्या हो गया आपको? आपको आखिर में किस बात का भय है सर? किस बात का आपको डर है? अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मान रहे हैं सर? अगर यही चीज़ आज इंदिरा गांधी हुई होती, तो आज वो कब तक, अब तक इन लोगों को तहस नहस कर चुकी होती। आज ये लोग जिसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या है सर, लोकतंत्र भी एक हद तक अच्छा होता है। लोकतंत्र से ऊपर जब चीज़ें हो जाए और देश की संपत्ति और देश के टैक्स पेयरों की कमाई जो है ना, अगर वो डिस्ट्रॉय होने लग जाए सर, तो इसमें सेंट्रल को ये अधिकार दिया गया है, हमारे आर्टिकल संविधानिक तौर से उनको ये अधिकार दिया गया है कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। एक स्टेट पूरे सेंट्रल को नहीं धमकी दे सकती है, एक स्टेट पूरे देश को धमकी नहीं दे सकती है। और सर, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जिस तरीके से ये औरत न सिर्फ इवन बार बार इस तरह की धमकी दे रही है, बार बार ये माइंड सेटअप इसका इस तरीके से बार बार कहती है कि हम बांग्लादेश बना देंगे, हम जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे। बार बार ये हिंदुओं को कहती है ये राम और वाम वाले कर रहे हैं। मतलब ये क्या समझ रखी है? और क्या स्टेट मिशनरी ये जो कर रही, देखिए ये सारा कहीं ना कहीं ना इसमें सेंट्रल का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, एग्री करिएगा। आप अभी रिसेंट में 2 से 3 साल पहले जम्मू कश्मीर में, या मान लो 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाया गया था, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला,
फारूक अब्दुल्ला, ये सारे लोग क्या बात बोल रहे थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाया जाएगा तो तहस नहस हो जाएगा, भारत जल जाएगा, भारत ये करेगा। आपने, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, आपने एक्शन लिया कि नहीं लिया सर? इनको होम कहते हैं कि इनको घर के अंदर नज़रबंद करके रखा कि नहीं रखा? क्या हुआ? एक भी दंगा हो गया क्या? क्या शांति से सब कुछ हुआ नहीं हुआ? आपको किस बात का डर है? आपको ये लगता है कि वेस्ट बंगाल बड़ा स्टेट है? सर, वेस्ट बंगाल बड़ा स्टेट है तो हमारी आर्मी छोटी सी नहीं है। हमारी हमारी आर्मी अगर एक बार एक्शंस लेगी, यस ब्रदर, हमारी आर्मी एक बार एक्शंस लेगी तो ये कितना भी बड़ा, ये लोग कुछ नहीं, पिद्दी भर के लोग हैं। इनकी औकात ये तब तक बोल रहे हैं जब तक आप बोलने दे रहे हो, वरना ये नहीं बोलते, समझ रहे हैं? ये नहीं बोलते। वरना ये नहीं बोलते। अगर ये बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि नरेंद्र मोदी तो बहुत कमज़ोर प्रशासक बनते जा रहे हैं, ये तो कुछ एक्शंस लेने वाले हैं नहीं। और आपको अगर इस बात का डर है कि भारत के अंदर गृह युद्ध होगा, सर आज आप डरो, ये चीज़ चाहे आज होने वाली होगी तो होके रहेगी, या 5 साल बाद 10 साल बाद ये चीज़ इंडिया में होने वाली है। क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके से ये डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरीके से ये सारे के सारे नेताओं ने बीज वो दिया है ना सर, ये अब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। देखिए, जब बंटवारा हुआ था तो सबसे बड़ी गलती तो उसी समय हो गई थी। खैर उस मुद्दे पे हमको जाना नहीं है, मैटर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पॉइंट पे बात करते हैं। तो अब आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में महिला सुरक्षित है क्या? चाहे वो संदेश खौली का मैटर हो, चाहे KRG मेडिकल कॉलेज का मैटर हो, जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल से, आप यू नो डैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल। आपको एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। आप सोनागाछी का नाम सुने होंगे, एशियाज द नंबर 1 डर्टीज प्लेस में, अगर एक तरीके से उसको काउंट किया जाए तो। वाई? क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे औरतों के साथ अत्याचार तो आम बात हो गई है, कॉमन सी बात हो गई है। और बात हम धर्म और रिलीजन की क्यों कर रहे हैं? बात ये कह रहे हैं कि आज भारत के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो भारत की स्थिति सीरिया से भी बदतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। कई जगह ऐसी कंडीशंस हो रही है, सरेआम बताओ, मतलब पुरुषों के सामने उनकी औरतों को उठा के लेके जाया जा रहा है। तो ये तो सीरिया है ना, सीरिया में ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, दमिश्क में ऐसे ही होता था कि उनको आते थे, उठाते थे, बहन बेटियों के साथ। बांग्लादेश आपका नेबरिंग कंट्री है, हालात वैसे। एक औरत इतना नटपन पे उतर जाएगी, वो नटपन पे उतर चुकी है, वो राक्षसी, जैसे कहते हैं ना, उसके पास राक्षसी एक्टिविटीज हो चुकी है यार। वो औरत को मतलब मोह और ममता नहीं है। इतना बड़ा केस हो गया, इतना बड़ा केस हो गया, वो आज भी पुलिस प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों को मारने के लिए उतार रही है। तो इस पे एक्शन अगर सेंटर अब मौन रहा मोदी जी, तो आप अपनी डिक्लाइन कर रहे हैं, मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्लाइन हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जस्ट डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। देखिए इसका एग्जाम्पल है इस बार का लोकसभा का चुनाव। लोगों के अंदर ना, पता है क्या है, लोगों के अंदर कभी भी ना वो चीज़ नहीं था कि मतलब एक जो 2014 और 2019 में लोगों के अंदर जितना था उतना इस बार नहीं था। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अगर हिंदुओं को लगता है या मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये लगता है कि जिसके ऊपर हम लोग इतना भरोसा करके हम लोगों ने इनको लेके आया, भाई आपको इसीलिए लेके आया, वरना जनता तो
इतना कांग्रेस में परेशान होगी थी, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, दंगे फसाद आम बात हुई। लेकिन आपको लेके आने के बाद अगर स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बात आप मान के चलिए सर कि आपने भी जनता को निराश किया, मेजोरिटी कम्युनिटी को निराश किया है। आज आपकी जब से सरकार आई है सबसे ज़्यादा हिंदुओं का शोषण हो रहा है। आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता है, आप एक स्टेटमेंट नहीं देते। इवन जितनी सारी स्कीम्स हैं, जितनी सारी आप स्कीम्स के नाम पे चीज़ें कर रहे हैं, वो सब किसके पास जाता है? वो मैक्सिमम वो लोगों के पास जाता है जो इलीगल्स हैं, जो इनएक्टिव तरीके से देश और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन लोगों पे कोई भी भारत के अंदर लॉ और कानून नहीं है कि इन लोगों पे सख्त एक्शन लिया जाए। भाई ऐसे हमारा देश इस तरीके का नहीं है कि जो आया झोला उठाया लाके चला गया। और तो फिर बंटवारा करने और देश बनाने का मतलब क्या है? तो फिर सारे को एक ही मिला दो। भाई अगर आपके पास विल पावर है, हाँ, तो ये आप दूसरी बात, बंगाल की जितनी भी बॉर्डर्स एरिया उसकी फेंसिंग नहीं हो पाई है, घुसपैठिया घुसते चले जा रहे हैं इनलीगल तरीके से। एक आपने सीएएम लेके आए, आप उस सीएए का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ उसके ऊपर अगर बताया जाए तो मान लो कि जिनको अगर देखा जाए तो आप हिंदुओं की नागरिकता देने के लिए ये बिल लेके आए, लेकिन जो इलीगल इतने सारे घूम रहे हैं, घुस रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये फ़ायदा क्या आपके सीए लाने का? हिंदुओं को तो आप एक लीगली तरीके से कुछ परसेंट लोगों को दिए, उससे कई सौ गुना ज़्यादा ये रोज़ भारत क्या मतलब घर है, भारत क्या धर्मशाला है, भारत है क्या? अगर ये इसलिए डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आपके हर स्टेट की डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रही है, आप मतलब किस लिए मौन है, किस बात के लिए मौन है? आपके अंदर विल पावर होते हुए भी आपको किस बात का डर है? आप डरते क्यों? आपके पास आपके साथ कौन नहीं है? आर्मी नहीं है, जनता नहीं है, आपके साथ कौन नहीं है? सब तो खड़े हैं सर। तो सर आपका तो समय आ गया एक्शन लेने का। अब बात बंगाल से हटके अगर हम बात करें, देखो बंगाल तो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल प्रेस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सीएम है वो। और सबसे बड़ी बात, वो तो मैं उसको मुस्लिम सीएम ही मानता हूँ, वो मतलब वो हिंदू सीएम है ही नहीं, पहली बात। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, वो दूसरा मुद्दा है मोदी जी के डिक्लाइन का। देखिए मोदी जी के डिक्लाइन होने के चार फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर्स है मोदी जी के डिक्लाइन होने का कि जो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई। सबका साथ का नारा देना गलत नहीं था, लेकिन जो सबका विकास का नारा दिया था ना, उस सबके विकास में कुछ पर्टिकुलर लोगों का उन्होंने विकास किया और बाकी जो है सबका साथ वाले अपने आप को ठगे महसूस करने लग गए। अब रीजन क्या है कि उनकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको लेने वाले ये जिहादी, ये 20-20 बच्चा पैदा करने वाले। तो आपको तो पहली बात है कि ऐसा स्कीम बनाना चाहिए, मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो। दूसरा जो फैक्टर है मोदी के डिक्लाइन होने का, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ, मोदी के डिक्लाइन होने का दूसरा फैक्टर ये है कि अपनी सारी स्कीम्स को जो भी वो लेके आते हैं सही तरीके से पब्लिक के बीच में ट्रांसफॉर्म या प्रचार प्रसार नहीं करवा पाए। उसके पीछे का कारण ये है कि इनके पार्टी में, देखिए इनकी पार्टीज में जितने ज़्यादा आउटर आते जा रहे हैं उतने ज़्यादा इनके जो वर्कर हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं और इनके जो ज़मीन से जुड़े हुए जो कि झोला डंडा लेके घूमने वाले थे, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ भाई, वो अपने आप को जब ठगा महसूस कर रहे हैं तो उनकी कंडीशंस ये हो रही है कि वो सोच ये रहे कि हम इतने दिन से पार्टी की सेवा किए, आज हमारी कोई वजूद नहीं है। आउटर्स जो कि हम कोस कोस के भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे, आज वो बड़े बड़े पद पे हैं। तो वहां से दूसरा कंडीशन हो गया कि डिक्लाइन होने की कंडीशंस में आ गया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोदी के डिक्लाइन होने की, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोदी के डिक्लाइन होने की कि रोजगार। देखो रोजगार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में ही रोजगार आप सीमित करो या उनको दो। देखो रोजगार का डेफिनेशन ये कतई नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब, दुनिया की कोई भी कंट्री आप उठा के देख लो, 90% गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं मिलती है, 1 से 2% ही गवर्नमेंट जॉब होता है। लेकिन को इंडस्ट्री खोलना चाहिए, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए, एक औद्योगिक क्रांति लेके आना चाहिए।
आपको हर एक स्टेट में औद्योगिक क्रांति लेना चाहिए और आपको नए नए रिफॉर्म्स जनरेट करना चाहिए। अगर मान लो कोई स्टार्टअप कर भी रहा है तो जितने भी लोग स्टार्टअप किए हैं सर, तो उन स्टार्टअप करने वाले लोगों की आपको बैकग्राउंड उनकी क्या कंडीशन है उस पर आपको अपने टीम, जैसे नीति आयोग आपने बनाया है तो इस नीति आयोग को क्या करिए कि भाई जितने हमारे यहाँ के रिफॉर्मर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप करने वाले, उनकी क्या कंडीशन है उसका रिपोर्ट दो हमको। अगर वो ग्रो किए हैं तो उनसे बात करो, उनकी इंडस्ट्रीज़ को मैनिपुलेट करने में आप योगदान दो, उनको जो भी समस्या है, उनको क्या क्या कमियां, उनसे पूछो, उनसे बात करो। वो एक खुद अपना इंडस्ट्रीज तैयार करेंगे। उससे क्या बेनिफिट्स होगा कि अगर वो इंडस्ट्री तैयार करेंगे तो 100 की टीम पर, भाई देखिए 3 ही तरह की तो उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और छोटे स्तर का उद्योग। तो अगर मान लो कि हम लघु मध्यम और छोटे स्तर का उद्योग अगर हम चालू करें तो इससे क्या होगा कि लोग अपनी जगह जगह पर जो पलायन होने की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया। नीति आयोग का बनाने का मकसद यही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। चौथा जो मोदी जी का डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोदी जी आपकी कमी जानते हैं कहाँ है? आपने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, आपने बहुत अच्छा कह सकते हैं कि हर एक पहलू पे ध्यान दिया, लेकिन आप आर्मी को जिस तरीके से हाथ बांध के रखे हुए हैं, जिस तरीके से, जैसे अभी देखिए जम्मू कश्मीर में जितना रिसेंट एक्टिविटीज़ हुआ, जिस तरीके से आर्मी के ऊपर अटैक्स हो रहा है लेकिन आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अगर आज ये इजराइल के साथ होता है, इजराइल तहस नहस कर देगा, तो वहाँ पे भी आपकी चुप्पी आपके डिक्लाइन का कारण हुआ है। और जो सबसे पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अगेंस्ट झूठ फैलाने वाले लोगों के ऊपर आपने कोई एक्शंस नहीं लिया। दिस इज़ योर फेल्योर। यह आपकी सबसे बड़ी फेल्योर है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जितने भी झूठ और ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का यूज करके, जिस सोशल मीडिया का आपने एक समय एक हथियार के रूप में काम किया था, एक वेपन्स के रूप में काम किया था, वो जस्ट आपके ऊपर अपोजिट काम करने लगा और इन लोगों ने उस पर झूठ फैलाने की कोशिश की। आपने उस पर कोई टीम नहीं लगाई, इनका काउंटर करने की कोशिश नहीं किया, ये झूठ फैलाते गए, आप चुपचाप रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या बोलते हैं इसके पीछे भी कोई एक्शंस नहीं लिया। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपके डिक्लाइन किए। अब तीसरा जो हम बात करेंगे, वो तीसरा बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी का ग्रो होना। अब इस फैक्टर की बात करते हैं, वाई योगी आदित्यनाथ इज ग्रोइंग डे बाई डे, व्हाट इज रीजन और व्हाट इज कॉज अबाउट दैट, व्हाट्स अ फैक्टर। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर्स ये है, देखिए योगी आदित्यनाथ जी अपने एक्टिविटीज़ और अपने एक्शंस के लिए तो जाने ही जाते थे और उन्होंने वो सिर्फ कहा ही नहीं, वो करके दिखाया। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी क्राइम की घटना हुई, खास तौर से हमारी महिलाओं के साथ, तत्काल योगी जी ने एक्शंस लिया है और एक्शन ही नहीं लिया बल्कि उनको, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम किया, उनके घर को तहस नहस किया, उनकी संपत्ति को कुर्क किया, उनकी जितनी भी एक्टिविटी, खासतौर से जिहादियों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने एक्टिविटीज़ उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की थी, उनको गोली मरवाया, उनका काउंटर किया, इस तरीके इनकाउंटर किया, सॉरी फॉर दैट, इनकाउंटर किया। और इस तरीके से क्या हुआ कि योगी जी की जो छवि है, वो जो जिस बोल्ड छवि के रूप में जाने जाते थे, तो वो उन्होंने करके दिखाया। अब चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दुर्दांत अपराधी, चाहे मुख्तार अंसारी ले लो, अतीक अहमद ले लो, या मतलब कि दुबे को ले लो, तो ये सारे जितने भी अधिक खूंखार अपराधी थे, इनके ऊपर न सिर्फ इन्होंने एक्शंस लिया बल्कि इनको तहस नहस में भी मिट्टी में मिलाया। अब जो भी छेड़खानी करने की कोशिश की है, जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, महिला सेंटिमेंट एक ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा विश्वास के साथ, अगर सही मामले में भारतीय जनता पार्टी को सबका विश्वास जीतना है तो महिलाओं का विश्वास जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने बखूबी किया। इसलिए उनका क्या हुआ, उनकी ग्रोइंग हुई। दूसरा फैक्टर योगी आदित्यनाथ जी का ग्रोइंग होने का है कि उनके ऊपर करप्शंस का कोई चार्ज नहीं लगा, मतलब दूसरा टर्म मिलने जा रहा है, एक करप्शंस का चार्ज नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट तरीके से हर एक वो काम किया जो उनको करना चाहिए, चाहे शिक्षा नीति और नकल नहीं करने देते, नकल माफिया दूर है। उसके बाद अगर कुछ जगह धांधली भी हुई तो उनमें त्वरित एक्शन लिया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया। तो ये रीजन। और दूसरी चीज़ जो योगी आदित्यनाथ जी का ग्रोइंग करने का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे को लगा,
उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक लगभग लगभग 1 लाख कह सकते हैं ट्रिलियंस के करीब पहुंचने जा रहा है। तो ये योगी जी की सबसे बड़ी छवि रही, वो फ्रंट फुट पे खेले, बैक फुट पे नहीं खेले। और जो सबसे मेजर ग्रोइंग होने का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व को नहीं छोड़े। हिंदुत्व के ऊपर आंच आने वाले हर एक उस कीड़े को मसले हैं, हर एक उस मानसिकता वाले व्यक्तियों को मसले हैं जो हिंदुत्व के ऊपर क्या बोला है कि उन्होंने गलत काम किया। ऐसा नहीं है कि वो सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जो मूल विचारधारा, जो अपनी जो मेन उनकी मेजॉरिटीज़ की छवि है, उसके ऊपर उन्होंने कभी भी बैकफुट्स पे नहीं खेला, वो हमेशा फ्रंट फुट पे खेला। अगर विपक्ष के नेताओं ने उनके पे दो क्लेम मतलब थोड़ा सा भी क्लेम किया तो वो उसको फ्रंट फुट पे खेल के सीधे 6 मारे हैं और 6 मार के उनको चुप किए हैं। और दूसरी बात, चाहे वो अखिलेश यादव हो, संसद के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लड़ता लगा, चाहे राहुल गांधी हो, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग और ग्रोइंग योगी आदित्यनाथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बात ये होगी योगी आदित्यनाथ जी की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ मठ से तो जुड़े हुए हैं, जिसके अनुयायी पूरे भारत भर में 22 से 24 करोड़ हैं। तो एक पूरी की पूरी सॉलिड वोटर जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। 24 करोड़ लोग हैं, तो 24 करोड़ लोग का वोट भी साथ में अपने रखे हुए हैं। तो ये चीज़। अब पांचवा जो बात हम करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत में हो रहे रेल दुर्घटना का। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि भारत में नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना हो रहा है। ये अचानक से कुछ समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके ऊपर एक बात है, ये पाकिस्तान की आईएसआई तो एक्टिव है, भारत के अंदर भी कुछ जिहादी तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। सर, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि ऐसे जितने भी व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, इनके ऊपर इस तरीके का एक्शन लिया जाए, इनकी पूरी की पूरी 100% संपत्ति कुर्क और जब्त किया जाए, इनको आजीवन उम्र कैद की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये उम्र कैद ही नहीं, इनको फांसी पर भी लटकाया जा सकता है, क्योंकि कितने लोग की मृत्यु हो रही है इनके वजह से। तो ये चीज़ किया जाए, जिसके वजह से क्या होगा, इनके अंदर डर बैठेगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे तो किसी के साथ भी मतलब सरकार छोड़ेगी नहीं। ऑटोमेटिक रेल दुर्घटना में कमी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेल दुर्घटना में कमी लाने के लिए जितने भी हमारे लोको पायलट हैं, लोको यूनियंस हैं, रेल्स हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, उनको सही तरीके से न सिर्फ उनकी छुट्टी को भी इश्यूज़ किया जाए, उनकी ड्यूटीज़ को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान वैकेंसीज दिया जाए रेलवे के अंदर, जिससे हर जगह क्या किया जाए कि सीट को फुलफ़िल किया जाए। और जो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो हम बात कर रहे हैं, वो है आर्मी। आर्मी, देखिए, भारत की आर्मी इज़ द वेरी ब्रेव आर्मी, और भारत की आर्मी वर्ल्ड की टॉप 3 आर्मीज में आती है, और इसको फुल पावर मिलेगा तो दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास हमेशा से कराती रहेगी। अब इंटरनेशनल मुद्दे की बात कर लें थोड़ा सा लास्ट में, तो इंटरनेशनल मुद्दे की बात करें तो यूक्रेन और रसिया के बीच में वार जो है वो कंटिन्यूसली रैपिडली तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी अभी रसिया ने कल 200 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइलें और ख़तरनाक एंटी सेप्टर मिसाइल्स भी उन्होंने छोड़ा है। तो रशिया ने छोड़ा, और बहुत ज़्यादा रशिया ने न सिर्फ नुकसान किया यूक्रेन का, बल्कि उनके बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूसर्स यूनिट जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो रशिया इज़ द वेरी पावरफुल कंट्री, डोंट कंपेयर टू लूज और समथिंग्स दैट। सो इस हिसाब से ये हुआ इंटरनेशनल मुद्दा, और ये वॉर अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि देखो, यूक्रेन का सपोर्ट जितने भी नाटोज कंट्री वो कर रही हैं, और जितने भी यूरोपियन यूनियन है वो कर रही है। रशिया अकेले है। रशिया एक लंबे स्ट्रेटेजी से युद्ध कर रही है, चूँकि काफ़ी सारे लोगों से उसको लड़ना है। तो ये वार अभी चलेगा, और हो सकता है कि विनाशक कंडीशंस की तरफ ये वार बढ़ रहा है। इधर बात करें गाजा और इजराइल की बात अगर हम कर लें, तो इजराइल ने भी हमास पर टारगेट करके अटैक कंटिन्यूसली बना रहा है। इजराइल छोड़ने वाला नहीं है, अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता है। इजराइल की फितरत है, चाहे वो मोसाद हो या कुछ मतलब इजराइल की गवर्नमेंट हो, वो एक्शन लेती है, यहूदियों पे होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के बीच में हमने पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिविटीज़ हो रही थी
उसके ऊपर हमने बोला है। और नमस्कार। और जाते जाते एक ही बात करेंगे, देखिए प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉच करिए। हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के बीच में लेके आएंगे और हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, चाहे वो देश की बात हो, चाहे इंटरनेशनल बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, भारत के अंदर हर एक्टिविटीज़ की बात हो। और मैं देखिए आपको अपने देश से दूर रह के वीडियोज़ बनाता हूँ, अपने जॉब को करते हुए भी हमको अपने देश और राष्ट्र की कितनी चिंता है। तो इसके वजह से मैं देखो अपने जॉब को भी कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ और एक कहते हैं कि राष्ट्र का चिंता भी करना यही सबसे बड़ा धर्म है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्म को करो और कर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र निर्माण में भी जहाँ से जैसे योगदान हो करना चाहिए। इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। सो फाइनली चलते हैं, हम आप लोगों के बीच में फिर आएंगे कल एक नया वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत। सब लोग अपने आप को सेव करें, हिंदुओं को बचाएं, यूनाइटेड रहो, सनातनी यूनाइटेड। यूनाइटेड ही, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। और जाते जाते एक ही बात करेंगे कि अपने आस पास के हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें, जिहादियों पे खास तौर से अलर्ट रहें। और कभी भी क्राइम और जुल्म की वारदात आप लोगों के साथ घटित हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें, जागरूक बने और महिलाओं को सेव रखें। यही मेरा अंतिम उपदेश है और मैं चलता हूँ। जय माता दी।